तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को हम लोग हिंदी में कहते हैं साझेदारों का अवकाश ग्रहण। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को हम लोग हिंदी में कहते हैं साझेदारों का अवकाश ग्रहण। ठीक है, मीन्स अवकाश ग्रहण। साझेदारी व्यापार में जब साझेदारी व्यापार पहले से चल रही होती है और उसमें कोई नया साझेदार इन करता है, प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और जब कोई साझेदार, ऑलरेडी साझेदारी व्यापार चल रही है, ठीक है, और उसमें से कोई साझेदार फर्म से बाहर निकल जाता है, चला जाता है, अन्य साझेदारों के साथ अपना संबंध तोड़ करके, समाप्त करके, या फिर फर्म से अपना रिलेशन समाप्त करके चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं साझेदारी व्यापार में साझेदार का अवकाश ग्रहण, यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और साझेदारी व्यापार में जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, और जब साझेदारी व्यापार का अंत हो जाता है, व्यापार ही समाप्त हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। करेक्ट। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इट मीन्स जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है, जब कोई पार्टनर फर्म से बाहर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक, जब कोई पार्टनर साझेदारी फर्म से बाहर निकलता है तो आखिर क्या होता है, क्या होता है? एक तो सबसे पहले साझेदारों की संख्या घट जाती है। पहले हम लोग 2 या 3 साझेदार थे, 3 साझेदार थे, एक फर्म से बाहर निकल गया, अब हम लोग 2 साझेदार हो जाएंगे। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का पहले रेशियो था, हम लोगों का पहले रेशियो 3, हम लोग पहले प्रॉफिट या लॉस 3 व्यक्ति मिलकर के, 3 साझेदार मिलकर के बांटते थे। अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को 2 ही व्यक्ति मिलकर के बांटेंगे। एक तो प्रभाव ये भी पड़ा। ठीक है, पहले हम लोग बिजनेस के सारे रिस्क, सारे जोखिम, सारी हानि 3 साझेदार मिलकर के बॉन्ड करते थे, सहन करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक रिटायर कर जाएगा तो 2 ही व्यक्ति मिलकर के हम लोग सारे रिस्क को कवर करेंगे। ठीक है, जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर कर जाता है तो और क्या इफेक्ट पड़ता है? उस साझेदार का जितना हमारे फर्म में, उस साझेदार का जितना हमारे फर्म में कैपिटल, प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस, ये सारे कुछ को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस बचता है, पूंजी का शेष बचता है, उसे उसको लौटा दिया जाता है। जो साझेदार फर्म से रिटायर करता है, निकल जाता है, तो जिस तिथि को वो फर्म से रिटायर करता है उस तिथि को फर्म के रिमेनिंग पार्टनर, शेष बचे हुए साझेदार, रिटायर पार्टनर का अकाउंट खोल करके ये देखते हैं कि रिटायर पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है, उसका कितना लगा हुआ है बिजनेस में। सारा कैलकुलेट करने के बाद उसका कैपिटल का बैलेंस निकाला जाता है कि उसका कैपिटल बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, और तब उतना अमाउंट या तो पे कर दिया जाता है, कैश में पेमेंट कर दिया जाता है, या बैंक से कर्ज लेकर के पेमेंट कर दिया जाता है, या नहीं तो रिटायर करने वाले पार्टनर को कहा जाता है कि कुछ दिन वेट करो, पैसा फर्म में होगा तो विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ हम तुम्हें ये पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो जरा से शुरू से पढ़ते हैं हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? इफ अ partner wishes to leave the partnership firm at any time, he can do so with the consent of all partners. कोई भी साझेदार फर्म से कभी भी बाहर निकल सकता है। कोई भी साझेदार अपने साझेदारी फर्म से कभी भी बाहर निकल सकता है, रिटायर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे फर्म के अन्य साझेदारों से, रिमेनिंग पार्टनर से, शेष बचे साझेदारों से उसे कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी कि हम फर्म से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो यदि फर्म के सभी साझेदार एग्री होंगे तो साझेदार फर्म से बाहर निकल सकता है। कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, हामी चाहिए, समर्थन चाहिए। ठीक है, When a partner leaves the firm, जब कोई साझेदार फर्म को लीव कर देता है, छोड़ देता है, या no longer wants to remain as partner, वो लंबे समय तक साझेदार नहीं रहना चाहता है। कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ देता है या लंबे समय तक वो फर्म में रहना नहीं चाहता है तो ऐसे
प्रोसेस को इज नॉन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी व्यापार का अवकाश है। इसका मतलब यदि कोई साझेदार फर्म से बाहर निकल जाता है या फिर फर्म में लंबे समय तक नहीं रहना चाहता है, निकलना चाहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। समझ में आ गई बात? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? कोई डाउट? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है, पार्टनरशिप कवर होता है इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 से। साझेदारी व्यापार को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना और 1932 में बहुत सारे सेक्शंस है जो पार्टनरशिप बिजनेस को रन करते हैं, यानी रन करने में हमारा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, कौन सा सेक्शन? 32(1), ठीक है, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का सेक्शन 32(1) क्या कहता है? उसमें रिटायरमेंट के क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान है, कैसे साझेदार रिटायर करेंगे, उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रोविजन है क्या? विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब है कि जब तक फर्म के सभी साझेदार नहीं चाहेंगे तब तक साझेदार रिटायर नहीं कर सकता है। यानी सारे साझेदारों का कंसेंट चाहिए। कंसेंट का मतलब ये सहमति चाहिए, समर्थन चाहिए। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विथ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, या नहीं तो सहमति नहीं मिली है तो और क्या होना चाहिए? इन अकॉर्डेंस विथ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी फर्म के एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि समय पूरा हो गया है तो साझेदार फर्म से बाहर निकल सकता है। ठीक है, टर्म लिखा हुआ है ना, विथ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी जो समझौते हुए हैं उसमें साझेदारी फर्म की अवधि पूरी हो गई है साझेदारों की, तो साझेदार फर्म से बाहर निकल सकता है। ओके, या नहीं तो थर्ड नंबर में है, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, यदि साझेदारी व्यापार एट विल का मतलब होता है ऐच्छिक, साझेदारी व्यापार ऐच्छिक हो, एट विल का मतलब क्या? ऐच्छिक हो, बाय नेचर से ऐच्छिक हो, तो अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर्स। यदि ऐच्छिक साझेदारी हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी साझेदार फर्म के अन्य साझेदारों को, इन्वेस्टर को, बैंक को, डेटर को, क्रेडिटर को इस बात की लिखित सूचना 1 माह पहले दे देगा। जिस दिन साझेदार रिटायर करने जा रहा है उस दिन से ठीक 1 माह पहले साझेदार रिटायर करने जा रहा है, 1 महीना पहले वो इस बात की लिखित सूचना रिटेन नोटिस देगा। किसको देगा रिटेन नोटिस? जो बचे हुए साझेदार हैं उसको, या फिर इन्वेस्टर को जिन्होंने पैसा लगा रखा है हमारी फर्म में, या फिर मैंने जिससे कर्ज ले रखा है, बैंक को, डेटर को, क्रेडिटर को, यानी फर्म से जो भी रिलेटेड पर्सन है उसको लिखित सूचना दे दिया जाता है। रिटायर पार्टनर लिखित सूचना देता है कि आज से ठीक 1 माह बाद हम फर्म से रिटायर करने जा रहे हैं, फर्म के साथ हमारा आगे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो लिखित सूचना देकर के भी कोई भी साझेदार फर्म से रिटायर कर सकता है। क्लियर है? चलते हैं आगे हम लोग। अब एक प्रॉब्लम ये भी खड़ा होता है कि कोई भी साझेदार फर्म से कब रिटायर करता है, क्यों रिटायर करता है, किस परिस्थिति में रिटायर करता है। कोई भगा देता है या खुद रिटायर करता है। रिटायर करने का कारण क्या है, समझ लो। A partner may take retirement due to some reasons such as, ठीक है, रिटायरमेंट के क्या कारण है? अवकाश ग्रहण के कारण। कोई साझेदार फर्म से क्यों रिटायर करता है? कोई साझेदार फर्म से रिटायर क्यों करता है? व्हाट्स रीजन, क्या कारण हो सकता है? ठीक, फर्स्ट नंबर, डिसएग्रीमेंट विथ अदर पार्टनर या फ्रैक्शन विथ अदर पार्टनर। फ्रैक्शन का मतलब मतभेद,
यदि सभी साझेदारों की सहमति नहीं हो, सभी साझेदार बात बात पर झगड़े, ठीक है, किसी एक बात पर सबकी सहमति नहीं हो, उनके बीच फ्रैक्शन हो, उनके विचार नहीं मिल पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। एक रीजन ये भी है। दूसरा, फिजिकल इलनेस, शारीरिक बीमारी, हाथ पर टूट गया हो या कुछ और हो गया हो, फिजिकल इलनेस हो, तो इस कारण से भी साझेदार फर्म से रिटायर कर सकता है। नंबर 3, डिराइव टू सेटअप न्यू बिजनेस इंडिपेंडेंटली। यदि कोई साझेदार चाह रहा है कि हम कोई नया बिजनेस इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र, अकेले हम खोले, तो साझेदारी फर्म से वो रिटायर कर सकता है। कॉमन बात है ये। 4th नंबर में है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू ओल्ड एज। बुढ़ापे के कारण व्यापार करने में मन नहीं लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापे के कारण व्यापार करने में उसे मन नहीं लग रहा हो, जिसके कारण से वो फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ड्यू टू एनी रीजन, फर्म से रिटायर करने के कोई भी रीजन हो सकते हैं, फर्म से रिटायर करने के कोई भी रीजन हो सकते हैं, चाहे साझेदारों के बीच मतभेद होने के कारण, चाहे शारीरिक अस्वस्थता के कारण, चाहे बुढ़ापे के कारण, या तो फिर कोई नया बिजनेस अकेले खुद से स्वतंत्र रूप से नया बिजनेस डालने के कारण। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है साझेदार को फर्म से रिटायर करने का। आगे बढ़े हम लोग। अब है राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो साझेदार फर्म से रिटायर कर जाते हैं, जो साझेदार फर्म से रिटायर कर जाते हैं, उसके क्या राइट होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या अधिकार होते हैं, जरा सा समझो। जो रिटायर कर गया वो, नंबर 1, राइट का मतलब, राइट मीन्स, यस, राइट मीन्स अधिकार, ठीक है, राइट मीन्स अधिकार। यहां पर हम लोग बात करेंगे अधिकार के बारे में। पहला अधिकार, रिटायर्ड पार्टनर फ्री टू सेट अप हिज ओन बिजनेस इंडिपेंडेंटली। यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार है, जो साझेदार फर्म से निकल जाते हैं, वो साझेदार खुद का अपना अलग से बिजनेस खोल सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक, इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं रहेगा, स्वतंत्र रूप से अपना नया बिजनेस खोल सकते हैं। नंबर 1, ओके। नंबर 2, he can also advertise for this new business। वो ये नया बिजनेस खोल भी सकता है और नए बिजनेस के लिए वो एडवर्टाइज भी कर सकता है, विज्ञापन भी कर सकता है, प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लोगों को जानकारी भी दे सकता है कि मैंने नया बिजनेस खोला है। ओके। नंबर 3, बट ही कांट यूज द नेम ऑफ द फर्म। लेकिन हम नया बिजनेस खोल भी सकते हैं, यदि मैं रिटायर्ड पार्टनर हूं, हम नया बिजनेस खोल भी सकते हैं, नए बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी भी दे सकते हैं, विज्ञापन भी कर सकते हैं, लेकिन नया बिजनेस का नाम हम पुरानी फर्म के आधार पर नहीं रख सकते। हम जिस फर्म से रिटायर किए उस फर्म का जो नाम था, साझेदारी फर्म का जो नाम था, वो नाम हम अपने नए बिजनेस का नहीं रख सकते, उस नाम का उपयोग नहीं कर सकते। ओके, चलो, तो ये लिखा हुआ, ही कांट यूज द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम का हम यूज नहीं कर सकते। नया बिजनेस खोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, विज्ञापन करवा सकते हैं, लेकिन उसके नाम का यूज नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते हैं, जरा सा देखिए। He can't represent himself that still he is carrying on the business of the firm। वो अपने आप को, यानी मैं अपने आप को ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं दूसरे लोगों के समक्ष कि अभी भी मैं उसका साझेदार हूं ही। नहीं, बात छोड़ो किया। यानी हम अपने ग्राहकों के समक्ष अलग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ग्राहकों के समक्ष ये नहीं कह सकते हैं, अपने आप को इस तरह से शो आउट नहीं कर सकते हैं कि अभी भी हमारा फर्म के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, नहीं है। मतलब हम ये नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अभी भी उसी फर्म के साझेदार हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही कांट। और क्या नहीं कर सकते हैं, ही कांट इसको मोटिवेट कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर ये वर्ड सूट नहीं करता है, क्या करना है, मोटिवेट। ठीक है,
he can't motivate the old customers of the firm. हम पुराने साझेदारी फर्म के, जिससे मैंने रिटायरमेंट लिया है, बाहर निकल गया हूं मैं, हम उस फर्म के किसी भी कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट का मतलब गलत फलत या तो फिर बहका करके, हम अपने फर्म से बहका करके हम अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिटायर्स, जो व्यक्ति, जो साझेदार फर्म से रिटायर कर रखा है, ठीक है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटीज इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यानी मेरे रिटायरमेंट के बाद यदि साझेदारी फर्म में कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट होता है, कोई भी लॉस होता है, उस लॉस को सहन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। रिटायरमेंट करने के बाद हम किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। करेक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? इफ द फर्म डज नॉट क्लियर ऑल द डेट्स पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, ही इज एंटिल्ड टू गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट टू हिज ड्यूज होता है यहां पर, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ड्यूज, और द कैन गेट शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन प्रोपोर्शन टू हिज ड्यूज, treating the same as his capital। ठीक है, जरा सा समझिए इस बात को। यदि रिटायर होने के बाद साझेदारी फर्म हमारे ड्यूज का पेमेंट नहीं करती है, मैं रिटायर पार्टनर हूं, और यदि साझेदारी फर्म, हम जिस दिन फर्म से रिटायर करते हैं और हमारा जितना अमाउंट फर्म के ऊपर ड्यूज है, ठीक है, और हिसाब किताब करने के बाद फर्म हमें वो रुपया नहीं लौटाती है, तो जितना दिन तक हमारा रुपया रहेगा फर्म में, उतने दिन का 6% इंटरेस्ट के साथ हमें अपने फर्म से ड्यूज अमाउंट पाने का अधिकार है। दो चीजें हो सकती है। जितना दिन तक मेरा पैसा है फर्म के पास, मेरे रिटायरमेंट के बाद जितना दिन तक मेरा ड्यूज फर्म के ऊपर है, यदि उतना दिन तक या तो मेरे फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है मेरे कैपिटल पर, उस प्रोपोर्शन से, उस अनुपात से हमको लाभ में हिस्सा दे, या नहीं तो लाभ में हिस्सा यदि नहीं देगा तो 6% की दर से उतने दिन का हमें ब्याज दे। दोनों में से कोई एक काम करेंगे फर्म। तो जब हम रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हमें तुरंत अमाउंट पाने का अधिकार है। यदि फर्म हमें तुरंत अमाउंट पेड नहीं करती है, ड्यूज अमाउंट, तो फर्म दो में से कोई एक काम करेंगे, उतने दिन का या तो इंटरेस्ट दे, या तो उतने दिन का मेरा जितना पैसा लगा हुआ है उस अमाउंट पर प्रॉफिट में हिस्सा दे। ओके, समझ में आ गई बात? तो एक रिटायर पार्टनर का क्या अधिकार है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने अभी तक समझ लिया। आगे बढ़े। जब भी कोई साझेदार फर्म से रिटायर करता है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आता है? कुछ ना कुछ तो परेशानी आती है, क्योंकि जब भी साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, लाभ हानि अनुपात में बदलाव होता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, जो एडमिशन पर भी वो प्रॉब्लम होता है, रिटायरमेंट पर भी होता है, किसी साझेदार की मृत्यु पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फिर साझेदारी व्यापार के में और भी जब रेशियो चेंज होता है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये जरा सा हम लोग देख लें। जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर करता है तो पहला प्रॉब्लम है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलो यहां पर बात करते हैं हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। यहां पर जरूरी हो जाती है नया रेशियो निकालने का और गेनिंग रेशियो निकालने का। चलो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि न्यू रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। अब इसे मान लो कि हम लोग पहले तीन साझेदार थे, ए, बी और सी, ठीक है, जो 3:1 के रेशियो में लाभ हानि बांटते थे। मान लो कि बी फर्म से रिटायर कर जाता है, बी फर्म से रिटायर कर जाता है, तो पहले हमारी रेशियो थी 3:1, अब हमारी रेशियो हो गई। तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर कर जाता है तो रिटायरमेंट के बाद शेष बचे साझेदार जिस अनुपात में, जिस रेशियो में लाभ हानि बांटेंगे, उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो।
समझ में आई बात? रिटायरमेंट की स्थिति में जब कोई साझेदार फॉर्म से रिटायर कर जाता है तो रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर, इट मीन शेष बचे साझेदार, जिस रेशियो में फर्म की प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यू रेशियो। कोई डाउट? चलो अब कहोगे सर व्हाट इज गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? सुन ले। जो साझेदार फर्म से रिटायर कर रहा है, जो साझेदार फर्म से रिटायर कर रहा है, ठीक है, कौन रिटायर कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है, ठीक। बी का रेशियो क्या है? 2/6, 3 2 5 1 6 2/6, ठीक है। बी का रेशियो क्या है? 2/6। तो बी जो रिटायर कर रहा है तो अपना 2/6 वो छोड़ करके जाएगा कि ले करके जाएगा? छोड़ करके जाएगा, ठीक है, अपना हिस्सा छोड़ करके जाएगा। तो छोड़ने का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। छोड़ने का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो कोई भी साझेदार जब फर्म से रिटायर करता है, जो रिटायर करता है वो अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करता है। क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, ठीक है। और ये हिस्सा जो पड़ा हुआ है वो हिस्सा लेगा कौन? ए और सी। समझ रहे जरा से? रिटायरमेंट में जो पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो बी अपने हिस्से को क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा, त्याग करेगा, छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन बी के हिस्से को कौन कवर करेगा? कौन गेन करेगा? ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर लेगा। तो बी के हिस्से का बंटवारा रिमेनिंग पार्टनर ने जिस अनुपात में किया उसको कहेंगे गेनिंग रेशियो। समझ में आई बात? मान लो कि बी का पूरा हिस्सा ए ले लिया, मान लो बी का पूरा हिस्सा कौन ले लिया? ए ले लिया, पूरा हिस्सा ले लिया ए। तो ए के पास अब कितना हो गया? 5 नहीं हुआ, 5 और सी का कितना रहा? 1। तो 5 और 1 तो न्यू रेशियो हो गया। 5 और 1 क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। लेकिन अब कहोगे सर गेनिंग रेशियो क्या? तो यहाँ पर रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बी का सारा हिस्सा क्या कौन ले लिया? बी का सारा हिस्सा कौन ले लिया? ए। तो यहाँ रेशियो नहीं निकलेगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो देखो कैसे निकलेगा। बी का आधा हिस्सा ले लेता है ए और आधा हिस्सा ले लेता है कौन? सी। बी का आधा हिस्सा ले लेता है ए और आधा हिस्सा ले लेता है सी। तो ए का कितना हो गया? 4, सी का कितना हो गया? 2, ठीक है। तो इसका 2 जो था बी का वो बट गया, किस रेशियो में बटा? आधा बराबर बटा ना, तो गेनिंग रेशियो हो गया बराबर। इसका गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होगा? सुनिए, रिटायर पार्टनर के हिस्से को, ध्यान से सुनिए, रिटायर पार्टनर के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर, इट मींस ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में प्राप्त करता है, जिस रेशियो में ले लेता है, लपक करके ले लेता है, उस रेशियो को ही हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। क्लियर है? यानी जो साझेदार अपने हिस्से को छोड़ करके जाता है उसका पड़ा हुआ हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में ले लेता है, जितना ले लेता है, उस रेशियो को ही हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो यहां पर जरूरत पड़ती है सबसे पहले क्या प्रॉब्लम खड़ा होता है? न्यू रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन व्यवहार करना, ठीक है। ख्याति का लेखांकन व्यवहार करना मीन्स जो साझेदार रिटायर कर रहा है, कौन साझेदार रिटायर कर रहा था? कौन साझेदार रिटायर कर रहा था? बी। तो बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, किस चीज का? अपने हिस्से का। और बी के हिस्से को कौन कवर कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? ए और सी। तो ए और सी बी का हिस्सा लेने के बदले में, ए और सी बी का हिस्सा लेने के बदले में बी को कंपनसेट करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा। बी का जितना हिस्सा लिया है ए और बी का जितना हिस्सा लिया है सी, ए और सी उतने हिस्से के बराबर बी को कुछ अमाउंट, कुछ रुपया ला करके देता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुडविल। समझ में आई बात? तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी खड़ा होता है कि ए कितना गुडविल देगा बी को और सी कितना देगा गुडविल बी को, और गुडविल के लिए फर्म की पुस्तकों में क्या एंट्री होगा? गुडविल के लिए फर्म की पुस्तकों में क्या एंट्री होगा? इसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन भी होता है, ख्याति निकाली भी जाती है
और ख्याति के लिए फर्म की पुस्तकों में एंट्री भी की जाती है, जर्नल एंट्री भी की जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 काम होता है। फर्म का गुडविल निकाला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, फर्म के गुडविल में से रिटायर पार्टनर का गुडविल निकाला जाता है, और रिटायर पार्टनर के गुडविल में ए कितना कंपनसेट करेगा और सी कितना कंपनसेट करेगा, किसको, रिटायर पार्टनर को यानी बी को, ये भी निकाला जाता है। और लास्ट में बी को गुडविल देने के लिए ए और सी के फॉर्म में क्या एंट्री होगा, ए और सी बी को गुडविल देता है, इसके लिए फॉर्म की पुस्तकों में क्या जर्नल एंट्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। जिस तरह एडमिशन चैप्टर में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था, ठीक उसी तरह रिटायरमेंट चैप्टर में भी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे पार्टनर के बीच बांट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो अकोमोलेटेड प्रॉफिट होता है, संचित लाभ होता है, संचित हानि होती है, रिजर्व होता है, ये सारे चीजों को सभी साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। मींस ट्रांसफर ऑफ अकोमोलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस किसके बीच? सारे साझेदारों के बीच। और अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में रहता है उसको भी सभी साझेदारों के बीच में बांटा जाता है, लेकिन क्या रहता है, अकोमोलेटेड लॉस। फिर उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड एंट्री भी होती है। यदि सभी साझेदारों के नाम पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है और इसमें से बी रिटायर कर जाता है या ए रिटायर कर जाता है, तो ए के पॉलिसी में जितना हिस्सा होगा वो तो ए को लौटाया जाएगा। फर्म की पॉलिसी में ए का जितना हिस्सा होगा वो ए को लौटाया जाएगा। और इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जब कोई साझेदार रिटायर करता है तो रिटायरमेंट पर उसको कितना अमाउंट पेमेंट करना है, ये निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, और लास्ट में कैपिटल एडजस्ट किया जाता है, पूंजी का समायोजन किया जाता है। मींस क्या, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पूंजी रखा जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग पूंजी रखा जाता है। कोई डाउट? तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कब, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद जो क्लास चलेगा आगे उसमें हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है और गुडविल का एंट्री कैसे हम लोग करेंगे। कोई डाउट? मिलते हैं अगली क्लास में।